नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट टेक्स्ट बुक है हिमांशी मैम की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये देखिए किसके टेक्स्ट बुक, अप्रोच टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, यूजफुल फॉर TSSB, रीड, बीटेट, जेटेट, GC टेट, MP टेट, UP टेट, STET, सुपर टेट, KVS एवं अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी है। 17 चैप्टर स्पेशल एजुकेशन है। देखिए 17 चैप्टर को हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर है मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान। 7 से 15 प्रश्न क्या है। प्रारंभिक स्कूली बच्चों का विकास, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, भाषा एवं विचार, अधिगम प्रक्रिया और सिद्धांत, शिक्षण प्रवृत्ति एवं मूल्यांकन, मनोभाव, संवेग और अभिप्रेरणा, समावेशी शिक्षा की संकल्पना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, तंत्रिका तंत्र और शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद मानसिक विकृतियां एवं मनोचिकित्सक, चिंतन एवं समस्या समाधान, मानव स्मृति एवं विस्मृति, मार्गदर्शन एवं परामर्श, व्यक्तित्व, मनोविज्ञान एवं शिक्षा में शोध और सांख्यिकी का अध्ययन, सामाजिक व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार, भारतीय शिक्षा प्रणाली, इतिहास एवं नीतियाँ। इतने चैप्टर हैं जिसको हम डे 1 डे बाई कवर करेंगे पूरा 17 दिनों में। 17 डेज में ये आपको जो है पूरी बुक जो है हम लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर है मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मन का विषय है। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मन मस्तिष्क के सारे व्यवहार निर्देशित होते हैं, इसलिए मनोविज्ञान व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह दो शब्द साइके धन लोकस अर्थात आत्मा का अध्ययन। साइकी का अर्थ आत्मा होता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। आगे वैज्ञानिक अध्ययन है। कुछ लोग सोचते हैं कि मनोविज्ञान लोगों की आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते। वास्तव में वे सभी बातों और व्यवहार का अवलोकन करते हैं। अपने अवलोकन से वे व्यवहार के कारणों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। सभी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं व्यवहार के ही रूप हैं। इसी कारण व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए मनोवैज्ञानिक ने 4 व्यापक कारकों को विभाजित किया है। ये 4 कारक कौन कौन से हैं। पहला है शारीरिक विकास, जैसे शरीर का आकार, लिंग, रूप, रंग, जन्मजात गुण, पैतृक विशेषताएं किसी के व्यवहार के शारीरिक या भौतिक पक्षों में सम्मिलित होती हैं। संज्ञानात्मक कारक कौन से हैं। बौद्धिक या विचार, ये क्रियाकलाप कारण पूछने, समस्याओं का समाधान करने, नए व्यवहार को समझने, एक दूसरे को संप्रेषण करने में सहायक होते हैं। ये उदाहरण मानव के व्यवहार के विचारणीय पक्ष हैं। तीसरा है भावनात्मक पक्ष, गुस्सा, डर और प्रेम आदि भाव महसूस करने वाली स्थितियां भावनात्मक व्यवहार के प्रकार हैं। सामाजिक और वातावरणीय कारक, ये हमारे व्यवहार को बनाते हैं, जैसे कि हम कैसे समाज में रहते हैं, हमारे परिवार का माहौल कैसा है, हम कौन कौन से बाहरी प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि मानव सामाजिक पशु है और ये कारक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त चारों ओर से एक दूसरे पर निर्भर है। उदाहरण के लिए समाज में भौतिक रूप से व्यवहार करते हुए हम ही समय पर अनेक कार्य भी करते हैं और सोचते भी हैं। मनोविज्ञान की अंतर विषयी प्रकृति और कुछ प्रमुख शाखाओं को निम्नलिखित वृत्त चार्ट से दर्शाया जा सकता है। ये वृत्त चार्ट है। इसमें देखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, नैदानिक परामर्श मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। एक एक करके इनको देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान, यह किए गए अध्ययन को समझने और बुद्धि को जीवन की वास्तविक व्यवहार में लाने आदि पर केंद्रित है। यह जीवन भर व्यक्तिगत प्रगति और व्यवहारात्मक परिवर्तन पर केंद्रित रहता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य प्रक्रिया और शिक्षा के उत्पादों को बेहतर बनाना है। चाहे आप मनोवैज्ञानिक हो, परामर्शदाता हो या शैक्षणिक या व्यावसायिक मार्गदर्शक, सलाहकार आदि के तौर पर कार्य करते हों, आप अपने प्रतिनियुक्त आय की मांग कर सकते हैं। मनोविज्ञान के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य मनोवैज्ञानिक पूरा करते हैं।
अपने लिए व्यवहार की मूलभूत जानकारी को प्राप्त करना। परामर्शदाता विशेष अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सलाहकार के कार्य को जानना उत्सुकतापूर्ण है। लोगों को क्या प्रोत्साहित करता है, दृष्टिकोण कैसे बनते हैं, आयु बढ़ने के साथ साथ लोग कैसे बदलते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद अगला है वे हमेशा पहले क्या और कैसे पूछते हैं, ना कि क्यों। वे महत्वपूर्ण संबंधों और व्यवहार के कारणों को पता लगाते हैं। विशेष परिस्थितियों में मूलभूत जानकारी का अनुप्रयोग करना, उदाहरण स्वरूप वास्तुकार अब भवन का निर्माण लोगों के व्यवहार को ध्यान में रखकर करते हैं, ना कि आकर्षण और लागत के अनुसार। अध्ययन की प्रभावी तकनीकों के विकास में अध्ययन के नियमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकासात्मक मनोविज्ञान में अनुसंधान बच्चों की परवरिश को बेहतर बनाने में सहायक है। तीसरा है बच्चों के मानसिक और भावात्मक समस्याओं हेतु मूलभूत जानकारी प्रदान करना। 4 टाइप बताए थे इसके ऊपर। जीवन में कई बार बच्चों को मानसिक या भावनात्मक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अधिकतर बच्चों की समस्या चिकित्सक या मार्गदर्शक या विशेष शिक्षकों द्वारा हल की जा सकती है। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बातें यह होती हैं कि मानसिक और भावात्मक रूप से टूटने से बचने के लिए मनोविज्ञान पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रदान कर सकता है। उदाहरण स्वरूप विद्यालय में विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए विशेष शिक्षक उनकी मदद करते हैं और विशेष सहायता देते हैं। सामाजिक समस्याओं के लिए मूलभूत जानकारी का प्रयोग करना। उन मनोवैज्ञानिक कारकों पर काफ़ी अनुसंधान किए गए हैं जो बच्चों में क्रोध और हिंसा या डराने और धमकाने की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। विद्यालय के परामर्शदाता बच्चों के परिवार को परामर्श देकर रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य कारण व्यवहार के त्रुटिपूर्ण प्रचलित कारणों को सुधारना है। उदाहरण के लिए एक प्रचलित मत है कि विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे लाभकारी नहीं होते। विशेष विद्यालयों और स्वतंत्र संगठन का सफल चल पाना अनसुनी कहानियों को व्यक्त करता है। मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? हम कभी कभी लोगों को देखते हैं कि यह केवल सिद्धांतों का समूह मात्र है। मनोविज्ञान के कई सिद्धांत हैं। यदि कोई सिद्धांत तय नहीं होंगे तो व्यवहार का अध्ययन करने में बहुत कम प्रगति हो पाएगी। आधुनिक मनोविज्ञान की मुख्य विचारधाराएं व उपागम। बाहर से व्यवहार का अध्ययन करना, प्रकट व्यवहार। इस दृष्टि को व्यवहारवाद कहा जाता है। इस कार्य को सबसे उत्कृष्ट ढंग से B.F. स्किनर ने दर्शाया है। व्यवहारवाद व्यवहार को बनाने में पर्यावरण की भूमिका पर बल डालता है। अंदर से व्यवहार का अध्ययन करना, अप्रकट व्यवहार। मनोवैज्ञानिक इसके गैर मापन योग्य व मापन योग्य तरीके से जांच करते हैं। यह आमतौर पर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की दृष्टि से इसे विचारधारा के मुखिया जीन पियाजे हैं, जिन्होंने बच्चों में सोचने की शक्ति के विकास पर अध्ययन किया है। तीसरा है व्यवहार के भागों का अध्ययन करना। यह भौतिक मनोवैज्ञानिक और कुछ प्रज्ञ सिद्धांतवादियों का तरीका है। वे अनुभवों को सरल भागों में विश्लेषित करते हैं और फिर प्रत्येक भाग का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन। संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन संपूर्ण दृष्टिकोण समष्टि के सिद्धांत से समझा जा सकता है। यही तो गेस्टाल्ट की अवधारणा है। उदाहरण के लिए आप किसी कार के इंजन के कार्य को केवल कैर्ब्यूरेटर, स्पार्क प्लग या इस पिस्टन की क्रिया को देखकर समझ सकते हैं। केवल इन भागों के साथ में कार्य करने की प्रक्रिया से ही आप समझ सकते हैं कि गाड़ी का इंजन कैसे चलता है। समझ दृष्टिकोण का विकास करना मानवतावादी मनोविज्ञान है जो किसी की आत्मिक समझ, सृजनात्मकता और क्षमता के विकास पर बल देता है। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक मुक्त होंगे और गैर मौखिक संप्रेषण के विभिन्न रूपों के लिए अनुभव की संपूर्णता तक पहुंचने हेतु तर्क करते हैं। 5वां है अवलोकन किए गए व्यवहार की गहराई तक अध्ययन। सामान्य स्थिति में इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। मनोविश्लेषण का सिद्धांत कहते हैं। मनोविश्लेषक किसी के मस्तिष्क में पलने वाले उद्देश्य तथा बल के साथ व्यवहार करते हैं। ये विचार है कि किसी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए
कभी कभी किसी मित्र को चोट पहुंचाने की भावना केवल इसलिए उत्पन्न होती है कि क्योंकि कोई मित्र गृह कार्य की कॉपी अपने घर ले गया था तो उसकी वजह से कक्षा में सजा मिली, परंतु वास्तव में ऐसा कर्म नहीं किया। ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपनी प्रबल आवश्यकताओं के कारण सोचता है। ये बाल्यावस्था के अनुभव हैं जो आपको कार्य करने से निर्देशित करते हैं। इस विचारधारा के जनक सिगमंड फ्रायड और अन्य मनोविश्लेषक जैसे अन्ना फ्रायड, कार्ल जूंग, कैरन हॉर्नी, एल्फ्रेड एडलर हैं। अब हमें समझ आ चुका है कि मनोविज्ञान क्या है और किस भाग पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। व्यक्ति विशेष संबंधी घटना का अध्ययन। शुभलक्ष्मी 3 वर्ष की एक फुर्तीली बच्ची थी। वह स्वयं अपनी बड़ी बहन धनलक्ष्मी के साथ खेलती थी, जो कि 5 वर्ष की थी। पिछले 2 महीनों से उसके माता पिता व पड़ोसी शुभलक्ष्मी के व्यवहार में कुछ बदलाव देखने लगे। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगती है और उसे सोने में भी परेशानी होने लगती है। उसके माता पिता को लगता था कि ये सब उसकी नानी जी के आकस्मिक निधन के कारण हो रहा है, जो उनके बहुत करीब थे। उन्होंने बताया कि जब मेरी माँ का निधन हुआ था तब से शुभलक्ष्मी ऐसा व्यवहार कर रही है। धनलक्ष्मी की बालवाड़ी अध्यापिका की इस स्थिति पर अलग टिप्पणी थी। उन्होंने बताया कि ऐसा होना साधारण है। जब किसी बच्चे का बड़ा भाई या बड़ा बहन विद्यालय जाना शुरू कर देता है तो वे कहने लगती कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि शुभलक्ष्मी कभी धनलक्ष्मी के बिना नहीं रहती थी। शुभलक्ष्मी को उसके माता पिता बाल मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के पास ले गए, यह जानने के लिए कि उसके व्यवहार में बदलाव आया, किन कारणों के कारण उसके व्यवहार में बदलाव आ गया, उसने किन नई चीज़ों को सीखा, वह क्यों हम पर निर्भर नहीं रही थी। जिससे आगे प्रश्न उठा, व्यवहार क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, कौन सा कारक किस विकास को प्रभावित करते हैं, अध्ययन क्या है, स्मरण शक्ति की क्या भूमिका है, मनोविज्ञान का आरंभ कहाँ से होता है। उल्लेखनीय है कि जब हमें उद्दीपक प्राप्त होता है तो हम अनुक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी मित्र से सड़क पर मिल जाते हैं तो उद्दीपक तो हम उनसे मिलने के लिए रुकते हैं, उससे बात करते हैं। जब हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो उद्दीपक तब पानी आने लगता है। जब पानी आँख में कुछ चुभ जाता है तो उस पानी से धोने लगते हैं। यह प्रतिक्रिया है। जब गलती से हम किसी गर्म प्लेट को छू लेते हैं तो यह उद्दीपन है। तो वह हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, ये अनुक्रिया है। तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया की प्रक्रिया क्या है, यह हमारे जीवन में मनोविज्ञान की महत्ता को किस तरह से बताती है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति में होता है तो बहुत सी अनुक्रियाएं दे सकता है, जो कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने जीवन में क्या सीखा है, क्या अनुभव किया है, उसी के आधार पर वह अनुक्रिया देता है। ये सभी कारक इन कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे भूलने की प्रवृत्ति, सूचनाओं का नष्ट होना, हस्तक्षेप आदि। अतः मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसे समझना चाहिए कि और ताकि इस तरह के परेशान करने वाले प्रभावों को कम किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति या समाज के क्रियाकलापों में बाधा डालते हैं। तब क्या होता है जब हम उद्दीपन का सामना करते हैं। उत्तर यह है कि हमारे सामने सबसे पहले अपने इंद्रियों में बदलाव देखते हैं और फिर हम अपनी स्मरण शक्ति या पिछले अनुभवों के आधार पर चीज़ों को समझते हैं और फिर अपने मस्तिष्क में से उस स्थिति के लिए सबसे बेहतर अनुक्रिया को चुनते हैं। इसके बाद है उदाहरण के लिए, हम किसी अजनबी को स्वयं को घूरते हुए देखते हैं तो हमें क्या बदलाव दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले हमारी इंद्रियों में बदलाव आएगा, फिर हम समझेंगे कि ओह, कोई मेरी तरफ देख रहा है। फिर हम पहचानने का प्रयास करेंगे कि यह कौन है, वह क्यों मुझे देख रहा है, क्या मैं उसे जानता हूँ, वह मुझे जानता है। भूतकाल में मिले कई लोगों से मिले तरह तरह के अनुभवों के अनुसार हम इसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। हमें अनुभव के आधार पर इसका उत्तर मिल जाएगा कि पिताजी ने बताया था कि अजनबियों से बात करना ठीक नहीं है। हम स्थान के अनुसार अनुक्रिया देना सीखते हैं और मस्तिष्क के आधार पर हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह वास्तविक है जिससे मैं अपने चचेरे भाई के विवाह में एक बार मिला था। यदि हाँ, तो आप उसे देखकर मुस्कुरा देंगे और उससे बात करेंगे। यदि आप उसे याद नहीं कर पाते तो वह व्यक्ति अजनबी है, तो आप उस व्यक्ति से दूर चले जाएंगे और इस पे सोचना बंद कर देंगे, क्योंकि हम अन्य बहुत से उद्दीपकों से घिरे होते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार के प्रमुख चरण।
उद्दीपक ज्ञानेंद्रियों में बदलाव, पारगमन प्रक्रिया, उद्दीपन की अनुभूति, अवधान या ध्यान, फिर चिंतन, तर्क या अभियोगिता, फिर व्यवहार, फिर अनुक्रिया। विषय वस्तु। उद्दीपन वह वस्तु या घटना जिससे हम किसी अंग या न्यूरॉन्स में विशिष्ट व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। पारगमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यूरॉन्स द्वारा ग्रहित की उद्दीपक क्षमता में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद यह महसूस की गई संवेदना को तंत्रिका संदेश में अनुवादित करने की प्रक्रिया है जिसे मस्तिष्क समझ सके। यह मिश्रित रूप है। पारगमन पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। अनुभूति यह एक संवेदनात्मक उद्दीपन को पहचानने और समझने की प्रक्रिया है। उद्दीपन की व्याख्या प्रक्रिया को अनुभूति कहा जाता है। अनुभूति वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने पर्यावरण से संवेदनात्मक सूचना प्राप्त करते हैं और उस सूचना को अपने पर्यावरण से व्यवहार करने में प्रयोग करते हैं। अनुभूति से हमें संवेदनात्मक सूचना प्राप्त कर पाते हैं और उससे कुछ अद्भुत बना पाते हैं। संवेदनाएं मस्तिष्क से संबंधित हैं, भाग में प्रेषित होती हैं। मस्तिष्क इन संवेदनाओं को समझता है। मस्तिष्क के संदेश के बाहर ही हम उद्दीपन को समझ पाते हैं। अतः अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए सबसे पहले जागरूकता आवश्यक है, फिर संवेदना और फिर अंत में मस्तिष्क द्वारा दी गई व्याख्या। ध्यान अन्य समझने योग्य सूचनाओं की उपेक्षा करते हुए यह व्यक्तिपरक या वस्तुनिष्ठ सूचना कुछ चयनित अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ध्यान का अर्थ सीमित प्रसंस्करण स्रोतों के आवंटन से भी लिया जा सकता है। ध्यान जागरूकता की वह स्थिति है जिसमें इंद्रियां केवल पर्यावरण के पहलुओं पर केंद्रित रहती हैं। इसलिए तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि मनुष्य सीमित रूप से जागरूक होने की क्षमता रखता है, वे अन्यों से ध्यान हटाकर कुछ निश्चित चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है। स्मृति वर्तमान काल में इस सूचना का प्रयोग करते हुए हम अपने पुराने अनुभवों में से इसका प्रयोग करते हैं। स्मृति उन संरचनाओं और प्रक्रियाओं को कहा जाता है जो मस्तिष्क में संचित व पड़ी हुई सूचनाओं का भंडार है। इसके बाद चिंतन यह ज्ञान और सूचनाओं की वह मानक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग योजनाएं बनाने, व्याख्या करने तथा विश्व में आदर्श स्थापित करने के लिए किया जाता है और सामान्य रूप से विश्व से संबंधित बातों पर भावी अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। चिंतन उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को मजबूत करने हेतु मानव द्वारा कारण जानने का भी क्रियाकलाप है। चिंतन ज्ञान सहित विचारों का तार्किक कार्य है जो कि मस्तिष्क में किसी नवीन सूचना के आ जाने पर संचित रहता है। विचार को किसी चीज़ को स्मरण रखने और प्रश्न करने तथा प्रयोजन से संबंध जोड़ने के रूप में विवेचित किया जा सकता है। चिंतन मानवीय तर्कणा का मूल आधार है। बिना इसके मनोविज्ञान की विकासशील की रणनीति कार्य नहीं करती। इसलिए चिंतन को मनोविज्ञान के मूल की संरचना दी जाती है। तर्कशास्त्र व शक्ति यह लोगों द्वारा कारण परिणाम जानने का अध्ययन है। यह निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जा सकता है कि लोग कैसे समस्याओं का समाधान करते हैं और निर्णय लेते हैं। व्यवहार यह किसी व्यक्ति जीव द्वारा किए गए कार्यों और उसके तौर तरीके के विभिन्न स्वरूप हैं जो वह किसी स्थिति को दर्शाता है। मानवीय व्यवहार की अवधारणा किसी व्यक्ति के कार्य आचरण का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रतिक्रिया किसी भी घटना, स्थिति या व्यवहार के संबंध में की गई अनुक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। किसी भी प्रकार का व्यवहार कहा जा सकता है जो उद्दीपन के परिणाम स्वरूप उभर कर आता है। ये कारक मानव की प्रगति में महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि सभी प्रक्रियाएं बाधाओं से मुक्त होंगी तो मानव तनाव और समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, और यदि ऐसा न हो तो यह दुख की स्थिति में डाल देगा। ऐसे बहुत से कारक हैं जो उद्दीपक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे आवश्यकता, उद्दीपन की प्रकृति, भागीदारी, नवीनता और पुराने अनुभव। तो ये सभी कारक कम किए जा सकते हैं या इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है ताकि कोई दुख से मुक्त हो सके और जीवन में आगे बढ़ सके। ऐसी अवधारणा में शैक्षिक व्यवस्था में क्या महत्व है? मनोविज्ञान शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में प्रभावित करता है। किसी भी शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आसान भाषा में कहा जाए कि विद्यार्थियों के अध्ययन और अधिगम उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, जैसे शैक्षिक मानसिकता का विकास हुआ है, अनुभूत सचेतता
से विचार करना स्मृति और संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो प्रत्येक मनुष्य में जिसमें व्यवहार चेतना व्यक्तित्व बनता है जो उसे दूसरों से अलग करता है। इसके बाद मनोविज्ञान की प्रमुख शब्दावलियाँ, ये प्रमुख शब्दावलियाँ। इसके बाद बहुविकल्प, और बहुविकल्प के बाद शुरू होगा नेक्स्ट चैप्टर प्रारंभिक एवं स्कूली बच्चों का विकास। तो आइए देख लेते हैं। मनोविज्ञान की प्रमुख शब्दावलियाँ। संज्ञान विचार, अनुभव और इंद्रियों से ज्ञान और समझ विकास करने की मानसिक प्रक्रिया है। स्कीमा क्या है? मनोविज्ञान में रूपरेखा विचार और व्यवहार की योजना का वर्णन करती है जो सूचनाओं के वर्गीकरण को संगठित करती है और उनमें संबंध स्थापित करती है। लोग रूपरेखा का प्रयोग वर्तमान ज्ञान को संगठित करने और भावी समझ हेतु ढांचा तैयार करने के लिए करते हैं। दृष्टिकोण या मनोवृत्ति किसी गहरे विश्वास या भावों के कारण किसी निश्चित ढंग से प्रतिक्रिया देने की सीखी गई प्रवृत्ति। शारीरिक भाषा व हाव भाव, ये संप्रेषण के वे निश्चित तरीके हैं जो शारीरिक हाव भाव जैसे भौहें उभारना, आँखों के हाव भाव से व्यक्त किए जाते हैं। सामूहिक व्यवहार वह तरीका है जो किसी द्वारा किसी समूह का सोचना, महसूस करना या कोई तर्कहीन बल के आधार पर काम करता है, जैसे भीड़, पंथ, समुदाय। अवधारणा यह एक मानसिक वर्गीकरण है जो किसी समान क्रियाओं या समान दिखने वाली वस्तुओं को दर्शाता है। सचेतन महसूस या अनुभूत कर पाना मस्तिष्क का वह भाग है जो उनसे व्यवहार करता है जिसके बारे में हम सचेत होते हैं। चेतना वह परिणाम जिससे कोई अपने व आसपास के पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अचेतन मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग जो उद्देश्य, आवश्यकताओं और उन भावों से मिलकर बनता है जिससे कोई व्यक्ति सचेत नहीं होता। अंतर्नोद या चालक वह बल जो आवश्यकता से उत्पन्न होता है और किसी भी चीज़ की आवश्यकता को पूरा करने की ओर ले जाता है। साधारणीकरण किसी निश्चित धारणा के अनुसार जब दो या दो से अधिक उद्दीपक समान हो तो उन सभी के प्रति प्रतिक्रिया भी समान होगी। प्रतिभाशाली जिसका IQ 150 से अधिक हो। परिकल्पना कुछ मान लिया गया है क्योंकि वह सत्य तार्किक व्याख्या जैसा लग रहा हो। इसके बाद स्मृति सहायक डिवाइस, संकेत जैसे ट्रिक्स, जिंगल, कविता या किसी भी प्रकार का संपर्क जो कुछ याद रखने में सहायक हो। रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई का अर्थ हो। स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे भाषण की पृथक ध्वनि के रूप में पहचाना जाता है। मानक समाज में व्यवहार से वांछित स्तर, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, व्यक्तिगत के मानदंड की विचारधारा जो किसी व्यक्ति की मूलभूत विशेषताएं, दृष्टिकोण, रुचियां, अभिलाषाओं जैसे आमतौर पर साक्ष्यात्मक या स्वयं सूची के रूप में व्यक्त किया गया हो। मित्र मंडली समान आयु का व्यक्ति या कोई अन्य। पक्षपात वह दृष्टिकोण जो किसी तर्कशील प्रमाण के बिना सहायक हो जो समय के साथ बना रहे और यह किसी व्यक्ति या समूह के प्रति भावनात्मक अनुभूति हो। प्रक्षेपी परीक्षण व्यक्तित्व को जांचने के लिए सतह के नीचे और व्यक्ति के अंदर की व्यापक विशेषताओं को बाहर निकालना। पुनः स्मरण स्मृति का वह मानदंड जिसमें कुछ संकेतों के द्वारा कोई व्यक्ति पहले सीखी प्रतिक्रिया के अनुसार व्यवहार करता है। अभिज्ञान स्मृति का वह मानदंड जिसमें कोई व्यक्ति पहले दर्शाई गई वस्तुओं की पहचान पाता है। पुनः अधिगम स्मृति का वह मानदंड जिसमें कोई व्यक्ति कार्य पर विशेषता प्राप्त करने और कुछ समय निकल जाने के बाद आमतौर पर पहले से अधिक शीघ्र दूसरी बार कार्य करता है। विसंबंधन किसी समाज या समूह का अंग न होने की भावना। अभिक्षमता ऐसी क्षमताओं का संयोग जो व्यक्ति का शिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्था का सूचक है। विश्वसनीयता यदि कोई व्यक्ति 2 बार परीक्षा दे रहा है तो उसे दोनों बार समान अंक प्राप्त करने चाहिए। यदि स्थिति ऐसी न हो तो परीक्षा विश्वसनीयता नहीं कही जा सकती। आत्मसिद्धि की अवस्था अपनी पूर्ण शक्ति का एहसास होना। आत्म अवधारणा एक समग्र चित्र जिसमें कोई अपने व्यक्तित्व को स्वयं देखता है। व्यवहार साकार करना व्यवहार को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया जो कि इच्छित प्रतिक्रिया की जैसी हो और केवल उसके जैसे प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ करना जब तक कि इच्छित प्रतिक्रिया सीख नहीं ली जाती। सामाजिक मानक संविधान, कर्तव्य, मानक और रीति रिवाजों से बने व्यवहार के निर्धारण मानक जो कि एक निश्चित समाज का निर्माण करते हैं। प्रतीक जो कुछ दर्शाता हो जैसे अधिकतर शब्द चिन्ह जो अवधारणाओं को दर्शाते हैं। निष्कर्षणांतरण अध्ययन करने की वह प्रक्रिया जिसमें कोई उद्दीपक को पहचानता व विश्लेषण करता है।
इसके बाद अपना दृष्टिकोण स्थापित करता है और भावनाएं संचित करता है। फिर समान स्थितियों में ऐसे व्यवहार स्थानांतरण कहलाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का संबंध शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों से है। अतः शिक्षा के समाजशास्त्री सरोकारों का संबंध सामुदायिकता, सामाजिकता और समाजीकरण से लेकर सांस्कृतिक सभ्यताओं से प्रतिमानों तक है। जॉर्ज पिन को शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक होने का श्रेय E.L. थॉर्नडाइक को है, जबकि वास्तविक जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। संवेग, बुद्धि, विवेक, अधिगम, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, सृजनात्मक, बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जॉन पेस्टोलॉजी, जिनका पूरा नाम जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी था, वे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने शिक्षण विधियों को विद्यार्थी रूप में बनाने पर जोर दिया है। अब इसके बाद बहुविकल्पी शुरू करते हैं। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन किसका है? बताइए आपको। पहला ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, जॉन डीवी, जीन जैक्स रूसो, WII किल्पाट्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन जैक्स रूसो का है। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। किसकी टिप्पणी है? तो टिप्पणी किसकी है? JB वाटसन की है। JB वाटसन की। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया का है। विचार किसके द्वारा विकसित है? तो ये बताइए। 4 ऑप्शन, सर जॉन डीवी, सर आइजैक न्यूटन, सर जॉन एडम्स, सर रिचर्ड ब्रेनन्स। यह किसका है? तो यह हो जाएगा सर जॉन एडम्स की। शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? जॉर्ज पेन, जॉर्ज डीवी, जॉन एडम्स या विलियम वोंट। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? जॉर्ज पेन की है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? JB वाटसन को, E.L. थॉर्नडाइक को, B.F. स्किनर को या जॉन एडम्स को। किसको कहा जाता है? J.L. थॉर्नडाइक को। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई थी? चार्लोट मैसन, जॉन डीवी, फ्रेडरिक फ्रोवेल या मारिया मॉन्टेसरी। तो यह किसके द्वारा चलाई गई थी? जॉन डीवी के द्वारा।